करता रहेगा वहां पे वो एक्सेसिबल रहेगा. So there are some characteristic exhibited by the procedure-oriented programming are like large program are divided into smaller program known as function. Of course, कि मैंने अभी आपको बनाया बोला कि चलो एक कैलकुलेटर का एक एप्लीकेशन बनाओ, तो अब आप एक ही फंक्शन लिखोगे क्या, उसके अंदर ही सारा एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन होगा? नहीं. तो आप क्या करोगे, उसको डिवाइड करोगे. मतलब कोई भी नंबर आने दो, लाइक यूजर ने 2, 3, 4 या 5 नंबर का एडिशन पूछा है या 6 नंबर का सब्ट्रैक्शन पूछा है या डिवीजन पूछा है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हर एक के लिए हर एक का टास्क रहेगा. अभी एडिशन इज नॉट अ सेम एज द सब्ट्रैक्शन. सब्ट्रैक्शन का फीचर अलग होता है, एडिशन का फीचर अलग होता है. एडिशन में 2 नंबर को ऐड किया जाता है, सब्ट्रैक्शन में 2 नंबर को माइनस किया जाता है. तो हर एक का फंक्शन अलग है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, उसको हम लोग अलग अलग ही रखेंगे. मतलब एडिशन के लिए अलग फंक्शन रहेगा, मल्टीप्लिकेशन के लिए अलग फंक्शन रहेगा, डिवीजन के लिए अलग है. तो हम लोग क्या करेंगे, वो टास्क को डिवाइड करेंगे इनटू द स्मॉलर प्रोग्राम. तो उसके बाद मोस्ट ऑफ द फंक्शन शेयर द ग्लोबल डेटा. अभी कुछ हम लोग ऐसे वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं वो बाहर भी एक्सेसिबल होने चाहिए. ओके. देन डेटा मूव ओपनली अराउंड द सिस्टम फ्रॉम फंक्शन टू फंक्शन. ऑफ कोर्स एक फंक्शन से दूसरे फंक्शन में डेटा पास कर सकते हैं हम लोग. ओके. देन फंक्शन ट्रांसफॉर्म द डेटा फ्रॉम वन फॉर्म टू द अनदर फॉर्म. यस, आपका इंटीजर डेटा टाइप रहेगा तो उसको हम लोग दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट मेथड्स. ओके. एंड देन एम्प्लॉय द टॉप डाउन अप्रोच इन द प्रोग्रामिंग डिजाइन. ऑफ कोर्स टॉप डाउन मतलब हम लोग ऊपर से स्टार्ट करेंगे, लाइक मेन फंक्शन या क्लास डिक्लेयर करो ऊपर, या मेन फंक्शन उसके अंदर, उसके बाद हम लोग वेरिएबल के पास जाएंगे या मेथड्स के पास जाएंगे. डिक्लेरेशन पार्ट हो गया, फिर हम लोग हर एक फंक्शन को डिफाइन करेंगे विद द हेल्प ऑफ दैट क्लास. तो ये जो लिखने का स्टाइल हो गया, दैट कैन बी कम फ्रॉम टॉप टू डाउन अप्रोच इन द प्रोग्रामिंग डिजाइन. So these are the important characteristic of this procedural oriented programming language. एग्जाम में पूछा जा सकता है क्वेश्चन, what are the different characteristic of procedural oriented programming language for the 5 marks के लिए. okay? तो इसके बाद आता है नीड्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज. अभी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज की जरूरत क्यों पड़ी है, कि व्हाई वी आर यूजिंग दिस लैंग्वेज. The major motivating factor in this invention of object-oriented approach is to remove some of the flaws encountered in the procedural approach. So this will treat the data as a critical element in the program development and does not allow it to the flow freely around the system. So it ties the data more closely to the function that operate on it and protect it from the accidental modification from outside function. अभी आपने एडिशन के लिए एक इंस्ट्रक्शन लिखा है, लाइक सी इज इक्वल टू ए प्लस बी. ओके. तो सी इज इक्वल टू ए प्लस बी इंस्ट्रक्शन में लिखा है और वो आपके फंक्शन के अंदर है, एडिशन फंक्शन के अंदर. तो यही सेम इंस्ट्रक्शन आपके एडिशन फंक्शन के बाहर होता, सो दैट एनीवन कैन उसका यूज कर लेता था. ओके. लेकिन उसको हम लोग फंक्शन में डालेंगे तो वी विल सिक्योर दैट डेटा. मतलब कोई भी वो ऑपरेशन को परफॉर्म नहीं कर सकता है विदाउट कॉलिंग दैट पर्टिकुलर फंक्शन. मतलब वो फंक्शन को कॉल करने के बाद ही उसके आप कुछ फीचर यूज कर सकते हो, जैसे कि ऑब्जेक्ट का नाम है लाइक सी डॉट एडिशन. उसके अंदर हम लोग 2 पैरामीटर पास करेंगे, तो एडिशन ऑफ 2 नंबर्स. So here this allow with the help of object. Okay. So object का काम होता है like build that data and function around this object. The organization of data and function in the object oriented programming will be shown in this, like I show you the diagram for that. Object organization of data diagram. Just hold on. यस, मैं तुम लोग के साथ जो पीडीएफ आया है वो शेयर करूंगा टेलीग्राम चैनल पे, डोंट वरी अबाउट दैट. यस, सो दिस इज अ डायग्राम फॉर लाइक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा एंड फंक्शन इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग. ओके. तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, 3 ऑब्जेक्ट है, ए बी एंड सी. तो हर एक ऑब्जेक्ट के पास उसका डेटा एंड फंक्शन होता है. ओके. तो ये डेटा जो होता है दैट विल बी लाइक स्टोरिंग इन दैट फंक्शन, और फंक्शन का काम होता है कि दैट विल बी कम्युनिकेट विद द डिफरेंट ऑब्जेक्ट. ओके. तो हर एक ऑब्जेक्ट के पास खुद का फंक्शन होता है, वो हर एक के फंक्शन के साथ कम्युनिकेट कर लेगा. ओके. So here the organization of data and function in object-oriented program will be shown in this diagram, and this data of an object can be accessed only by the function associated with that object. Okay. तो ऑब्जेक्ट के रिलेटेड रहेगा वो पर्टिकुलर फंक्शन, तो ही वो एक्सेसिबल होता है. तो फंक्शन ऑफ वन ऑब्जेक्ट कैन एक्सेस द फंक्शन ऑफ अदर ऑब्जेक्ट. तो उसमें कुछ स्टैकिंग फीचर्स होते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के. तो एम्फासिस इज ऑन डेटा रादर देन प्रोसीजर. तो हम लोग प्रोसीजर देखने से बेटर है हम लोग डेटा के ऊपर ध्यान दें.
Programs are divided into what are known as objects. तो हम लोग प्रोग्राम को डिवाइड करेंगे into different objects. That is here the shown as the object A, B and C. And data structure are designed such that they are characterized objects. तो हर एक को कैरेक्टराइज करने के लिए या शो करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे डेटा स्ट्रक्चर यूज करने वाले हैं, लाइक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा. Then function that operate on the data of an object are tied together in that data structure. तो हम लोग को क्या करना है, ऑब्जेक्ट को you can say that in the connected रखना है तीनों भी ऑब्जेक्ट को, okay, with the help of function. And data is hidden and cannot be accessed by the external function. Of course, yes, because जो फंक्शन के अंदर हम लोग जो वेरिएबल यूज करने वाले हैं या मेंबर फंक्शन या मेंबर डेटा मेंबर्स यूज करने वाले हैं, वो बाहर वाले फंक्शन को एक्सेसिबल नहीं होते हैं until and it is defined. Okay, so object may communicate with each other through the function. New data and function can be easily added whenever necessary. जहाँ जहाँ पे चाहिए हम लोग वहाँ पे नया डेटा ऐड कर सकते हैं, फंक्शन ऐड कर सकते हैं. And this will follow the bottom up approach. Okay, तो जो हमने प्रीवियसली देखा था प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में, वहाँ पे हम लोग टॉप डाउन अप्रोच फॉलो करते थे, ओके, इन द प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज. बट यहाँ पे हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, बॉटम अप अप्रोच, जहाँ पे हम लोग नीचे से ऊपर डिजाइन करेंगे कोड को. ओके, तो ये एक रिसेंट कंसेप्ट है अमंग द प्रोग्रामिंग पैराडिग्म. सो स्टिल मीन्स डिफरेंट थिंग्स टू डिफरेंट पीपल. So therefore, to have a working definition of object-oriented programming, before we further we are defining the object-oriented programming and approach that provide a way of modularizing programs by the creating partition memory area of both the data and function that can be used as a template for creating a copies of such a module on demand. Okay, तो ये उसका definition है ऑब्जेक्ट-ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का. मतलब उन्होंने क्या बोला है, जो डेटा एंड फंक्शन है हम लोग उसका एक टेम्पलेट बनाया है. ओके, टेम्पलेट बनाया कहाँ पे, लेकिन मेमोरी के एरिया में. मेमोरी के एरिया में हम लोग ने पार्टीशन क्रिएट किए हैं हर एक फंक्शन के लिए, तो सॉरी हर एक ऑब्जेक्ट के लिए, जहाँ पे उसका खुद का डेटा होता है एंड फंक्शन होता है. ओके, दिस इज द एग्जैक्ट एक्चुअल कंसेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग. मैं आपको और एक डायग्राम शो करता हूँ. लेयर्स ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर will get better understanding of machine language, assembly language, social oriented language and object oriented language. यहाँ पे आप देख सकते हो ये उसका लेयर होता है. ओके, इन द कोर एरिया. ओके, जैसे कि हम लोग कर्नल बोलते हैं इसका लिनक्स सिस्टम का. तो यहाँ पे सेंटर में देखो 1 and 0 है, दिस इज अ बाइनरी फॉर्म लैंग्वेज में है दोनों भी. ठीक है, एंड देन उसके बाद होता है मशीन लैंग्वेज, दैट इज लो लेवल लैंग्वेज बोल सकते हैं हम लोग. उसके बाद असेंबली लैंग्वेज आता है, ट्रांसलेटर बोल सकते हैं इसको हम लोग. ओके, देन प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज, एंड उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड. तो अभी हम लोग इसके ऊपर वर्क करने वाला है. तो दैट कैन बी ट्रांसलेटेड टू द मशीन कोड लैंग्वेज. ओके, तो ये असेंबलर ट्रांसलेटर इसका काम होता है, उसको ट्रांसलेट करना है from human understandable language into the machine understandable code, that is 1 and 0 in the form of binary code. तो यहाँ पे कुछ दिया है, like following issue needs to be solved. Okay, for the with the help of this object oriented programming language. Okay, so real life examples रहेंगे या real life entities रहेंगा about the problems of system design, वो हम लोग solve कर सकते हैं with the help of this object oriented language. उसके बाद डिजाइनिंग द सिस्टम विद ओपन इंटरफेस, इंश्योर रीजनेबिलिटी एंड एक्सटेंसिबिलिटी ऑफ मॉड्यूल्स. मतलब आपको उसको वंस टाइम डिक्लेयर करो, मल्टीपल टाइम उसका यूज कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ इनहेरिटेंस. एंड उसके बाद टू डेवलप द मॉड्यूल्स दैट इज टॉलरेंट ऑफ एनी चेंज इन द फीचर्स. ओके, तो ऐसे मॉड्यूल्स हम लोग को डिजाइन करने हैं दैट विल बी यू कैन अपडेट इन द फीचर्स to improve the software productivity and decrease the cost. Of course, आपका जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जो ये रहेगा कंसेप्ट रहेगा, उसके अंदर आपको पता रहेगा कि आपको सॉफ्टवेयर अच्छा बनाना है, उसका प्रोडक्टिविटी अच्छा होना चाहिए और कम कॉस्ट में होना चाहिए, वो आपका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए. एंड टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ द सॉफ्टवेयर, ऑफ कोर्स जो सॉफ्टवेयर बनाओगे दैट इज गुड सॉफ्टवेयर होना चाहिए. ओके, वो हेल्पफुल होना चाहिए और जो क्लाइंट अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए. उसके बाद रहेगा टू मैनेज द टाइम शेड्यूल. आपको कोई भी सॉफ्टवेयर डेवलप करते वक्त कुछ टाइम शेड्यूल डिसाइड करना होगा है, टारगेट या डिसाइड करना होता है कि ये पर्टिकुलर शेड्यूल में आपका काम कंप्लीट होना चाहिए. ओके, जो कॉस्ट रहता है एंड टाइम रहता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस व्हाइल डेवलपिंग द सॉफ्टवेयर. उसके बाद होता है टू रियलाइज द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस.
उसको जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस को आपको इंडस्ट्रियलाइज करना होगा, प्रॉपर मेथड से उसको एग्जीक्यूट करना होता है. So this overcome these problems and major motivation factor in the invention of object-oriented approach is to remove some of the flaws encountered in the procedure-oriented approach. मतलब जो procedure-oriented approach या language use करते हुए कुछ problem आते थे, वो हम लोग को सारे यहाँ पे solve करने हैं inside the object-oriented programming language. So we have already discussed about this. ये भी कुछ टाइपिंग फीचर्स हम लोग डिस्कस किए. इंपॉर्टेंस ऑन डेटा रादर देन प्रोसीजर. प्रोग्राम्स आर डिवाइडेड इनटू व्हाट आर नोन एज ऑब्जेक्ट. तो हम लोग क्या करेंगे, प्रोग्राम को डिवाइड करेंगे इनटू द डिफरेंट ऑब्जेक्ट, और हर एक ऑब्जेक्ट के पास खुद का डेटा एंड फंक्शन होगा. थ्रू द डेटा, थ्रू द फंक्शन दे कैन कम्युनिकेट विद ईच अदर. मतलब हर एक ऑब्जेक्ट के साथ वो कम्युनिकेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फंक्शन. ओके, और जो डेटा रहेगा उसके अंदर वो उसके बाद शेयर में रहेगा. किसको शेयर करना है, किसको लगेगा, इन द फॉर्म ऑफ लोकल एंड ग्लोबल. तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बेसिक कंसेप्ट होते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में, लाइक ऑब्जेक्ट क्लासेस, देन उसके बाद डेटा एब्स्ट्रैक्शन, एनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, मॉलिमॉर्फिज्म, डायनामिक बाइंडिंग एंड मैसेज पासिंग. The function that operate on the data of an object is are tied together, that is data structure. Data is hidden and cannot be accessed by the external function. मैंने पहले उसको डिस्कस किया है. Object may communicate with each other through the function. Yes. New data and function can be easily added whenever necessary. Yes, you can add, change the function name, data जो भी रहेगा वो. And bottom up approach follow कर रहा है object oriented programming language. तो यहाँ पे कुछ कंपैरिजन बताया है about the procedural and object oriented approach. So there are two different approaches to write a program, like procedure oriented programming and object oriented programming. So basic aim of this method is nothing but to make the programming efficient. We can write the program using any of the way, but these are the notable difference between both the approach. Okay, so with the help of this benefit, मतलब procedure oriented programming का benefits and object oriented का benefit, दोनों हम लोग एक साथ उसका comparison देखने वाले हैं. तो फर्स्ट पॉइंट आता है अपना कि लाइक यू कैन से दिस पॉप इज डिवाइडेड इनटू द स्मॉल पार्ट कॉल्ड एज अ फंक्शन. उप्स प्रोग्राम हैज डिवाइडेड इनटू द पार्ट विच कॉल्ड ऑब्जेक्ट. तो हम लोग ऑब्जेक्ट में डिवाइड कर रहे हैं कोड को इन द उप्स में, और पॉप में क्या कर रहे हैं हम लोग, स्मॉल पार्ट में ढक रहे हैं, उसको हम लोग फंक्शन बोलते हैं. उसके बाद सेकेंड पॉइंट इज दैट इन पॉप इंपॉर्टेंस इज नॉट गिवन टू डेटा बट फंक्शन एज वेल एज सीक्वेंस ऑफ एक्शन टू बी डन. यहाँ पे डेटा को कोई इंपॉर्टेंस नहीं होता है इन द प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्राम, बट वहाँ पे फंक्शन एंड जो सीक्वेंस ऑफ एक्शन रहते हैं उसको इंपॉर्टेंस मिलता है. विच इज सेम एज इन द सेकंड, यू नो, इंपॉर्टेंस गिवन टू द डेटा रादर देन प्रोसीजर और फंक्शन बिकॉज इट. तो रियल वर्ल्ड के लिए यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, डेटा को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, बाकी जो फंक्शन है उसको हम लोग कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हैं. देन थर्ड, जैसे पहले बोला है, फॉलो द टॉप डाउन अप्रोच, ऊपर से नीचे तक डिजाइन करते आना है. ये बॉटम अप अप्रोच फॉलो कर रहा है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम. पॉप में क्या होता है, डू नॉट हैव एनी एक्सेस स्पेसिफायर. मतलब प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में पब्लिक, प्रोटेक्टेड, प्राइवेट नहीं होता है, बट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में होता है. ओके, तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में क्या होता है, लाइक पब्लिक होता है, प्राइवेट होता है, प्रोटेक्टेड होता है, एक्सेस स्पेसिफायर. ये हम लोग स्टडी करने वाले हैं. जब भी हम लोग इनहेरिटेंस का चैप्टर स्टडी करेंगे तभी हम लोग तीनों चीजें यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं. In the fifth, in the POP, data can move freely from function to function in the system, and in the object-oriented concept, the object can be moved and communicate with each other through the member function. Okay, so member function through एक दूसरे के साथ communicate करते हैं यहाँ पे. Sixth point, to add the new data and function in a POP is not too easy. Okay, तो नया डेटा को ऐड करना है या फंक्शन में ऐड करना है इन द प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, वो बहुत सिंपल नहीं होता है. बट इन द सेम इन द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इट इज प्रोवाइड्स एन इजी वे टू ऐड न्यू डेटा एंड फंक्शन. जस्ट डिक्लेयर करो एंड यूज करो. द सेवेंथ पॉइंट, द प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग मोस्ट फंक्शन यूजेस ग्लोबल डेटा फॉर शेयरिंग दैट कैन बी एक्सेस्ड फ्रीली फ्रॉम फंक्शन टू फंक्शन इन द सिस्टम. तो ग्लोबल डेटा मतलब क्या होता है, वो कहाँ पे भी एक्सेसिबल होता है, वो हम लोग कहाँ पे यूज करें, पॉप में. In the object oriented programming, data cannot move easily from function to function. वहाँ पे security safety ज़्यादा होता है. So it can be kept public or private, so we can control the access of data. Public रहेगा तो कोई भी access कर सकता है, private रहेगा तो वो particular function के अंदर यूज कर सकता है. Protected रहेगा तो इसको inheritance यूज करने के बाद ही उसको access कर सकते हैं. मतलब there are two classes, class A and class B. Class A में से कुछ मैं characteristic यूज कर रहा हूँ, class B
लेकिन कब, जब भी वो पर्टिकुलर वेरिएबल या मेथड प्रोटेक्टेड में से डिक्लेयर होगा। एक्सेस स्पेसिफायर कौन सा यूज किया होगा, प्रोटेक्टेड। ओके, वो डिटेल हम लोग आगे जाके स्टडी करने वाले हैं जब इनहेरिटेंस चैप्टर्स में। Then 8, POP does not have any proper way of hiding the data, so it is a less secure. जैसे मैंने सिक्योरिटी के बारे में अभी बोला था कि जो प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो लेस सिक्योर है एज कंपेयर विद दिस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। फिर उसके बाद देन POP डज नॉट हैव एनी प्रॉपर ये रहेगा और डेटा हाइडिंग कर सकते हैं, तो वहाँ पे सिक्योरिटी नहीं है। लेकिन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में डेटा हाइडिंग फीचर्स है which have provide the more security। ओके, ज्यादा सिक्योरिटी यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। इन POP ओवरलोडिंग इज नॉट पॉसिबल, ऑपरेटर ओवरलोडिंग का कंसेप्ट वहाँ पे नहीं है इन द प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में। लेकिन वही सेम फीचर्स विल बी अवेलेबल इन द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। लाइक ओवरलोडिंग इज पॉसिबल इन द फॉर्म ऑफ फंक्शन ओवरलोडिंग एंड ऑपरेटर ओवरलोडिंग। फंक्शन ओवरलोडिंग में यूज ऑफ सेम थिंग फॉर डिफरेंट पर्पस, एक ही फंक्शन में आप मल्टीपल ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो। ओके, कुछ ऑपरेटर ओवरलोड कर सकते हो, लाइक यूनरी ऑपरेटर, बाइनरी ऑपरेटर, टर्नरी ऑपरेटर, माइनस ऑपरेटर्स। ओके, एग्जाम्पल। एंड द लास्ट में आते हैं 10th पॉइंट, एग्जाम्पल ऑफ POP आर लाइक C, VB, Fortran, Pascal आर द प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। वैसे भी C++, Java, VB.NET, C# .NET आर द एग्जाम्पल ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ओके, तो ये बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है थियरी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, 5 to 10 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है। ओके, तो पूरा इसमें डिक्लेरेशन है। एटलीस्ट आपको कोई भी बोला कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज क्या होता है, व्हाट इज मीन बाय ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो इतने सारे पॉइंट भी लिखोगे तो विल गेट एन गुड मार्क्स। ओके, तो एटलीस्ट ये पूरा टेबल करके जाओगे थियरी एग्जाम के लिए तो विल गेट लाइक यू कैन प्रिपेयरिंग लाइक 10 to 20 मार्क्स के लिए आप प्रिपरेशन करके जाओ। मतलब डिफरेंस नहीं आया तो इंडिविजुअल आपको POP क्या है, OOP क्या है, वो पूछा जा सकता है इन द राइट शॉर्ट। ओके, वी कैन नोट डाउन अबाउट दिस important question. What are the benefit of object oriented programming language? What are the benefit of object oriented programming language? तो रियल वर्ल्ड जो प्रॉब्लम होते हैं वो हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ओके, तो उसमें ऑब्जेक्ट इन द ऑब्जेक्ट हैव द स्टेट एंड बिहेवियर दैट इज सिमिलर टू द रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट। जो रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट हम लोग यूज करें वैसे उसके बिहेवियर होते हैं। मोर सुटेबल फॉर अ लार्ज प्रोजेक्ट, उसके बाद प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट यूजिंग टेक्निक्स आर मोर रिलायबल होता है, इजी टू हैंडल। इट प्रोवाइड अ बेस ऑफ इंक्रीज टेस्टेबिलिटी, उसको टेस्ट कर सकते हैं, लाइक ऑटोमेटेड टेस्टिंग यूज कर सकते हैं फॉर द हायर बेस्ट क्वालिटी। देन एब्स्ट्रैक्शन टेक्निक्स आर यूज्ड टू हाइड द अननेसेसरी डिटेल, फोकस इज ओनली ऑन द रिलेवेंट पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन। मतलब जो चीजें जरूरत नहीं होती है उसको हाइड करके रखता है, काम कौन करता है यहाँ पे, एब्स्ट्रैक्शन करता है। ठीक, उसके बाद आता है एनकैप्सुलेशन, helps the concentrating the structure as well as behavior of various objects in object oriented programming in a single enclosure। तो एक ही enclosure में सारा इसको encapsulate करके रखना है। And then enclosures is also used in the hide the information and allow the strictly control access to the structure as well as behavior of the object। तो कुछ objects को कहाँ पे stop करना है, कहाँ पे allow करना है, उसका काम कौन करता है यहाँ पे, encapsulation। The 9th point is that this divides the problem into collection of objects to provide services for solving a particular problem। Yes, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, हर एक प्रॉब्लम को डिवाइड कर सकते हैं इनटू डिफरेंट ऑब्जेक्ट। ओके, तो वो पर्टिकुलर्स को हम लोग क्या कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ दिस लैंग्वेज वी कैन इजीली अपग्रेड एंड मॉडिफाई द पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर। It is also like inheritance and polymorphism provide the extensibility of the object oriented programming language। ये भी फीचर्स में हम लोग स्टडी करने वाले हैं in details in the next 2-3 chapters। And concept of this object oriented programming also enhance the reusability of the code written। reusability का मतलब क्या होता है कि मैंने एक बार सॉफ्टवेयर डेवलप किया है, उसके लिए जो भी कोड लिखा था, कुछ भी जितना भी मेहनत किया था मैंने, वो मैं फिर से यूज कर सकता हूँ फॉर डेवलपिंग अनदर सॉफ्टवेयर। ठीक है, या उसको ही एक्सटेंड करने के लिए या उसको उसमें ही कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स ऐड करने के लिए हम लोग ये reusability वर्ड यूज करते हैं इन द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। उसके बाद आता है सॉफ्टवेयर कॉम्प्लेक्सिटी कैन बी बेटर मैनेज। जो सॉफ्टवेयर कॉम्प्लेक्सिटी है वो प्रॉपरली मैनेज होता है विद द हेल्प ऑफ दिस
ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग. Then the use of this concept of message passing for communication among the object make the interface description with the external system much simpler. मतलब कुछ चीजें ऐसी होती है that will be communicated with the help of this message passing. मतलब डेटा पास करना है, कुछ इंस्ट्रक्शन पास करना है from one object to the another one. Okay, तो उसमें हम लोग उसका डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं या कुछ जो एक्सटर्नल सिस्टम रहता है वो मच सिंपलर होता है विद द हेल्प ऑफ दिस मैसेज पासिंग मैकेनिज्म. Then maintainability of the programs or the software is increased in manifold. So if designed correctly, any tier of the application can be replaced by any other provided the replaced tier implement the correct interface. So application will still work properly. मतलब maintainability क्या होता है कि जो सॉफ्टवेयर का लाइफ बढ़ सकता है, ओके, मेंटेन करने के बाद कुछ चेंजेस आया, कुछ मॉड्यूल को हमको अपग्रेड करना है या कुछ यूजर्स रिक्वायरमेंट आया कि मुझे कुछ चेंजेस चाहिए सॉफ्टवेयर में, ओके. So this can be done in this last stage, that is maintenance stage. Okay. So these are the important features. Total 15 features are there about the object-oriented programming. उसका यूज क्या होता है वही उन्होंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है. अभी यहाँ पे ऑब्जेक्ट-ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के एडवांटेजेस क्या है वो हम लोग देखेंगे. You can also call it as a benefit. Okay. So code reusability in terms of inheritance. Yes, inheritance concept यूज करके हम लोग कोड को reuse कर सकते हैं. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम कैन इजीली अपग्रेडेबल फ्रॉम वन प्लेटफॉर्म टू अनदर. यस, हम लोग उसको अपग्रेड कर सकते हैं लैंग्वेज को. ओके, एक प्लेटफॉर्म से लेकर दूसरे प्लेटफॉर्म पर उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं. इन कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट कैन बी इजीली डिवाइडेड इनटू स्मॉल कोड फंक्शन. यस, हम लोग उसको डिवाइड कर सकते हैं हर एक टास्क को विद द हेल्प ऑफ दिस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. देन द प्रिंसिपल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन एंड एनकैप्सुलेशन एनेबल द प्रोग्रामर टू बिल्ड अ सिक्योर प्रोग्राम. जो सिक्योरिटी पार्ट होता है वो कौन हैंडल करता है यहाँ पे? एनकैप्सुलेशन एंड एब्स्ट्रैक्शन. ये दोनों का यही मेन फीचर्स होता है उस लैंग्वेज का. देन सॉफ्टवेयर कॉम्प्लेक्सिटी डिक्रीजेस. यस, जो कॉम्प्लेक्स पार्ट होता है सॉफ्टवेयर का वो डिक्रीज होता है विद द हेल्प ऑफ दिस C++ कोड. देन प्रिंसिपल ऑफ दिस डेटा एडिटिंग हेल्प द प्रोग्रामर टू डिजाइन द डेवलप द सेफ प्रोग्राम. दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट फीचर्स एंड एडवांटेजेस ऑफ दिस ऑब्जेक्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. देन रैपिड डेवलपमेंट ऑफ कैन बी डन इन शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम. ओके, मतलब आपको बड़े से बड़े सॉफ्टवेयर आप डेवलप कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस. ऐसा नहीं है, लेकिन नाउअडेज बहुत सारे ऐसे लैंग्वेजेस मार्केट में हैं या सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म से उसके विद द हेल्प ऑफ दैट यू कैन डेवलप द प्रोग्राम. ओके, तो एट दैट टाइम वहाँ पे C++ नया लैंग्वेज था, इसलिए हम लोग को तभी लगता था कि हाँ यस रैपिड डेवलपमेंट हो रहा है. बट अभी के नाउअडेज हम लोग के और भी लैंग्वेजेस होते हैं हाई लेवल लैंग्वेज जो हम लोग यूज करके हम लोग का सॉफ्टवेयर प्रॉपर या जल्दी से जल्दी कम समय में डेवलप कर सकते हैं. Then more than one instance of the same class can exist together without any interruption. Okay, so same class, yeah, you can say the multiple classes use करके आप क्या कर सकते हो? Instances create कर सकते हो. Okay, that will work together or to achieve the particular task. Okay, without any disturbance. Okay, so these are the advantages of object-oriented programming language. Another important question, very exam point of view. Advantages of object-oriented programming language, or you can say the benefit of object-oriented language. उसमें कोड को एलिमिनेट करना है, redundant कोड को, extend the use of extended classes, उसके बाद saving of development time, higher productivity, multiple instances on object without any interference. Okay? So this also called as advantages और उसको benefits भी बोल सकते हो object-oriented programming के. Okay? और उसको हम लोग प्रिंसिपल एडवांटेजेस भी बोल सकते हैं अबाउट द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड द मोस्ट पॉपुलर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज. कौन से है जिसमें हम लोग अभी स्टडी करने वाले हैं? C++, रूबी है, जावा है, डेल्फी है. ओके, जिसके अपने नाम भी कभी सुने नहीं होंगे अभी तक. ऐसे भी लैंग्वेजेस है इसमें. तो जावा तो सब लोगों ने सुना है. C++, रूबी एंड डेल्फी बहुत ओल्ड लैंग्वेजेस हैं. इसके बाद स्मॉल टॉक है, चार्म ++, इफिल, सिमुला. ओके, so these are the object oriented languages है प्रोग्रामिंग में, जिसमें हम लोग C++ यूज करने वाले हैं. ठीक, तो अभी इसका यूज कहाँ पे होता है? C++ का यूज कहाँ पे होता है? ये लैंग्वेज कहाँ पे यूज किया जाता है? तो उसमें हम लोग बोल सकते हैं कि रियल टाइम सिस्टम है या सिमुलेशन है, मॉडलिंग है, या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस में यूज होता है, हाइपरटेक्स्ट, हाइपरमीडिया, एक्सपर्ट एआई में यूज होता है, एक्सपर्ट सिस्टम वहाँ पे यूज कर सकते हैं हम लोग इसमें. उसके बाद नेचुरल लैंग्वेज या न्यूरल नेटवर्क,
या कोई पैरेलल प्रोग्रामिंग लेंगे जो ऑपरेटिंग सिस्टम में वहाँ पे यूज होता है, या जहाँ पे टीचर सपोर्ट सिस्टम होता है या ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम होता है, वहाँ पे हम लोग ये C++ लैंग्वेज यूज करते हैं। ओके, उसमें अंदर कैड कैम में भी यूज होता है। ओके, दिस इज द richness of OOPS environment has enabled the software industry to improve not only the quality of the software system but also the productivity. Okay, तो ऐसा नहीं है कि आप क्वालिटी देख सकते हो, क्वालिटी के साथ साथ आपको प्रोडक्टिविटी भी उसका इंक्रीज कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ दिस टेक्नोलॉजी। ओके, so this is OOPS has become one of the programming buzzwords today. Okay, so this appears to be the great field of excitement and interest among the software engineers, which is using the ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जिसमें हम लोग यहाँ पे दिया हुआ है लाइक इमेज प्रोसेसिंग आता है या पैटर्न रिकॉग्निशन। ओके, इमेज प्रोसेसिंग सबको पता है कि इमेज के ऊपर प्रोसेसिंग होता है, उसका क्लासिफिकेशन होता है, पैटर्न कैसे होता है पर्टिकुलर इमेज का, उसमें पैटर्न रिकॉग्निशन में यूज होता है, या केस टूल है लाइक कंप्यूटर असिस्टेड कंकरेंट इंजीनियरिंग, या कैम है, या कंप्यूटर एडेड डिजाइन या कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग, या कैट होता है कंप्यूटर एडेड टीचिंग होता है, बिजनेस सिस्टम्स डेटाबेस के लिए होता है, या वेब बेस्ड एप्लीकेशन, या डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग या क्लाउड कंप्यूटिंग बोल सकते हैं आप इसको, कंप्यूटर बेस्ड एप्लीकेशन या बिजनेस प्रोसेस के लिए या ERP के लिए भी यूज कर सकते हो दिस टाइप ऑफ एप्लीकेशन। उसके बाद सिक्योरिटी मैनेजमेंट, मोबाइल कंप्यूटिंग, डेटा वेयरहाउस, डेटा माइनिंग, पैरेलल कंप्यूटिंग, ये इसके लिए सबके लिए आप ये एप्लीकेशन करके आप यूज कर सकते हो अंडर द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक, तो इसमें जो हम लोग कैरेक्टरिस्टिक बोल सकते हैं अबाउट द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज, उसमें हम लोग जो बाइंडिंग बोलते हैं लाइक कंपाइल टाइम, रन टाइम बाइंडिंग बोलते हैं, वो एक्चुअली यहाँ पे बहुत इसमें यूज होता है। पॉलीमॉर्फिज्म अच्छा फीचर्स है। उसके बाद डेटा एडिंग भी अच्छा होता है यूजिंग द C++। लेकिन जो कॉन्करेंसी पार्ट होता है जस्ट विल बी अ पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, जहाँ पे ये यूज होता है वहाँ पे थोड़ा सा उसका पुअर परफॉर्मेंस होता है C++ का। इंडेंस में ऑल्सो ओके, मल्टीपल इंडेंस में अच्छा परफॉर्म करता है, गार्बेज कलेक्टिंग के लिए भी यूज होता है C++। देन परसिस्टेंट के लिए नो, परसिस्टेंट डेटा के लिए यूज नहीं होता है C++। ओके, उसके बाद जनरलिसिटी एंड ऑब्जेक्ट लाइब्रेरीज के लिए ये यहाँ पे यूज होता है। ओके, ओके, application of OOPS, then different OOPS, why we need of this object oriented। ये 3 क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है इन दिस चैप्टर्स। ओके, हम लोग कुछ दूसरा एक टास्क परफॉर्म करते हैं। फॉर द सिंपल C++ प्रोग्राम हमने एग्जांपल देखा था, जिसमें हम लोग हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम देखा था। दोज हु आर लेट ज्वाइन, इसके लिए मैं फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ अबाउट दिस कोड। यहाँ पे फर्स्ट होता है हेडर फाइल्स हैश इंक्लूड। ठीक है, तो इसमें आईओस्ट्रीम यूज होता है। देयर आर मल्टीपल हेडर फाइल्स आर ऑल देयर, वो भी शो करता हूँ कौन से हेडर फाइल्स है। ओके, तो उसमें देखो आईओस्ट्रीम होता है यूज। इट कंटेन द डिक्लेरेशन ऑफ फॉर इनपुट एंड आउटपुट ऑपरेशन यूजिंग स्ट्रीम्स, जैसे कि स्टैंडर्ड सी आउट रहेगा या सीन रहेगा और एंडल रहेगा, एंड ऑफ दैट स्टेटमेंट। सी मैथ्स है, इट्स मैथमेटिकल ऑपरेशन के लिए यूज होता है लाइब्रेरीज। इसमें हम लोग स्क्वायर रूट या लॉग टू पावर वगैरह कैलकुलेट कर सकते हैं। देन उसके बाद जो इंपॉर्टेंस वाला है, जो ज़्यादा यूज होते हैं वही हम लोग यहाँ पे देखेंगे हेडर फाइल। जैसे कि सी स्ट्रिंग है, जिसमें हम लोग स्ट्रिंग का कंपैरिजन, उसका लेंथ कितना है कॉपी करना है या साइज कितना है वो फाइंड आउट करने के लिए। उसके बाद वेक्टर, डायनेमिक अरे या बिगिनिंग एंड फंक्शन यूज करने के लिए वेक्टर हेडर फाइल्स है। स्ट्रिंग है, IO मैनिपुलेशंस है, जिसमें हम लोग सेट डब्ल्यू ऑपरेटर, सेट विड्थ ऑपरेटर्स वगैरह यूज करेंगे फॉर द फॉर्मेटिंग द आउटपुट्स। ओके, उसके बाद टाइम से रिलेटेड है, गेट डेट, गेट टाइम, सेट डेट के लिए यूज होता है। सो दिस आर द डिफरेंट हेडर फाइल्स आर अवेलेबल इन दिस C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ओके,
तो जिसमें एक मेन फीचर्स होता है अबाउट दिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जिसके हम लोग कोड में थ्रू देखते हैं। जैसे कि लाइक सी प्लस प्लस प्रोग्राम इज अ कलेक्शन ऑफ फंक्शन, तो द अबव एग्जांपल कंटेन दिस ओनली वन फंक्शन मेन। तो इसमें आप देख सकते हैं एक ही मेन फंक्शन है। ओके, सो एज यूजुअल एग्जीक्यूशन बिगिन एट मेन फंक्शन। तो हमको पता है कि यहाँ पे जो मेन फंक्शन है वहां से एक्चुअल एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है प्रोग्राम का। तो एवरी देन सी प्लस प्लस इज अगर हम लोग यूज करते हैं सिंटैक्स के बीच में, तो उसको इग्नोर किया जाता है सी प्लस प्लस कंपाइलर्स। है ना, यहाँ पे क्या होता है, जैसे कि सी में हम लोग करते थे, जैसे कि स्टेटमेंट हम लोग क्या करते थे, टर्मिनेट करने के लिए सेमीकोलन यूज करते थे, सेम थिंग हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। उसके बाद आता है कमेंट्स रिलेटेड। अभी आपको कमेंट करना है तो डबल स्लैश यूज करके आप लिख सकते हो। ओके, उसके बाद आप मल्टी लाइन कमेंट भी यूज कर सकते हो। मल्टी लाइन कमेंट के लिए आपको ये स्टार देना है। ओके, ये हो गया उसका मल्टी लाइन कमेंट, जिसके अंदर हम लोग ऑथर्स के रिलेटेड या प्रोग्राम रिलेटेड इंफॉर्मेशन लिख सकते हैं। ओके, सो ये स्लैश एंड यू कैन से द डबल स्लैश कमेंट्स इज बेसिकली सिंगल लाइन कमेंट बोल सकते हैं। एंड मल्टीपल लाइन्स आपको लिखने के लिए आप डबल स्लैश भी यूज कर सकते हो। लाइक यहाँ पे भी आपको डबल स्लैश देना है, यहाँ पे डबल स्लैश देना है। ओके, तो ये हो गया आपका मल्टी लाइन स्लैश कमेंट हो गया। ठीक है, और आपको यू कैन से द मल्टी लाइन कमेंट्स लिखना है तो उसके लिए ये अदर ऑल्सो फॉर्म है, इसे भी आप लिख सकते हो उसको। So we can use either or both the style in our program. Since this is a C++, so we will use only the C++ style. So however, remember that we cannot insert double slash style comments within the text of the program line. तो इसके बीच में हम लोग कहाँ पे भी नहीं लिख सकते हैं, जैसे इसके बीच में कहाँ पे भी हम लोग डाल नहीं सकते कुछ भी। ओके, तो जो सेमीकोलन खत्म होने के बाद ही हम लोग उसको कमेंट को ऐड कर सकते हैं। तो इफ यू टॉकिंग अबाउट दी सी आउट, तो सी आउट क्या होता है? तो the only the statement in this program is the output statement. तो सी आउट को क्या बोलते हैं? आउटपुट स्टेटमेंट बोलते हैं। हाँ, यहाँ पे सी आउट क्या है? सी आउट स्लैश हेलो वर्ल्ड, इन्वर्टेड कॉमा में हेलो वर्ल्ड दिया है, सेमीकोलन दिया है। ओके, सो विच विल कॉज द स्ट्रिंग इन कोटेशन मार्क टू बी डिस्प्ले, मतलब कोटेशन मार्क में दिया है वो डिस्प्ले के लिए यूज होता है ऑन द स्क्रीन। तो दिस स्टेटमेंट इंट्रोड्यूस टू न्यू सी प्लस प्लस फीचर, जिसमें सी आउट यूज करेंगे एंड डबल ये कंपैरिजन ऑपरेटर, दैट इज डबल लेस देन बोल सकते हैं, ग्रेटर देन सब बोल सकते हो। तो आइडेंटिफायर सी आउट इज अ प्रीडिफाइंड ऑब्जेक्ट दैट रिप्रेजेंट द स्टैंडर्ड आउटपुट स्ट्रीम इन सी प्लस प्लस। मतलब जो फाइल स्ट्रीम हम लोग आगे पढ़ने वाले चैप्टर, उसमें आगे स्ट्रीम्स के रिलेटेड ज्यादा स्टडी करेंगे, इनपुट स्ट्रीम आउटपुट स्ट्रीम। ओके, तो स्टैंडर्ड आउटपुट स्ट्रीम रिप्रेजेंट द स्क्रीन। इट्स ऑल्सो पॉसिबल टू रिडायरेक्ट द आउटपुट टू द अदर आउटपुट डिवाइस। ओके, जिसमें ऑपरेटर डबल लेस देन यूज किया है यहाँ पे, जैसे कि हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये वाला डबल स्लैश हो गया। तो ये सी आउट के लिए भी यूज करना है और सीन के लिए भी हम लोग यूज करेंगे। सीन के लिए आई थिंक हम लोग लेफ्ट वाला यूज करेंगे, जैसे कि दिस टाइप। ओके, तो इसको हम लोग इंसर्शन और पुट टू ऑपरेटर ऐसे भी बोल सकते हैं, इंसर्शन ऑपरेटर बोल सकते हैं। तो इट इंसर्ट द कंटेंट ऑफ द वेरिएबल ऑन इट्स राइट टू द ऑब्जेक्ट ऑन इट्स लेफ्ट। ओके, सो वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को राइट टू लेफ्ट के इसमें यहाँ पे शेयर किया जाता है। इसके लिए मैं एक डायग्राम आपको शो करता हूँ, ऑपरेटर्स। ये आपका ये हो गया, लाइक सी प्लस प्लस सी आउट है। ओके, सो दिस विल बी, किस कहाँ पे होता है? सी प्लस प्लस का असाइनमेंट सी आउट को होता है। सी आउट क्या करता है? वो आउटपुट को भेजता है ऑन द स्क्रीन। ओके, द ऑब्जेक्ट सी आउट हैज अ सिंपल इंटरफेस, इट्स स्ट्रिंग रिप्रेजेंट द स्ट्रिंग वेरिएबल, देन वी फॉलो द स्टेटमेंट विल बी डिस्प्ले ऑन इट्स कंटेंट। ओके, तो सी प्लस प्लस रहेगा तो वहाँ पे सी प्लस प्लस शो होगा। ओके, तो जो ऑपरेटर होता है दैट इज, उसको हम लोग बिटवाइज ऑपरेटर बोल सकते हैं, लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर, बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट। तो डबल लेस देन होगा तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जो राउंड में दिया है, सर्कल में दिया है, उसको क्या बोलेंगे हम लोग?
bitwise left shift operator. Okay, ये भी जाके हम लोग आगे स्टडी करने वाले हैं in details. Okay, so this is an example of how one operator can be used to different purpose depending on the context. So this concept is known as operator overloading. Okay, तो ये ऑपरेटर किसके लिए यूज होता है? लाइक इंसर्शन के लिए होता है. हर एक ऑपरेटर का कोई तो फंक्शन होता है, इसलिए उसको ऑपरेटर ओवरलोडिंग बोलते हैं. ओके, और ये हो गया आपका आयोस्ट्रीम फाइल्स हो गया. जैसे कि मैंने अभी इसका बताया था आपको, डिफरेंट आयोस्ट्रीम, उसमें असर्ट रहेगा या फ्लोट, लिमिट, मैच, स्टैंडर्ड आउटपुट, स्टैंडर्ड लीव, स्ट्रिंग डॉट एच. ओके, सो दिस आर द हेडर फाइल्स रहेंगे. तो वैसे ही वहाँ पे जो स्टूडियो डॉट एच यूज होता था सी में, वैसे यहाँ पे सी स्टूडियो यूज हो रहा है, या सी मैथ या सी लिमिट. ओके, ये जैसे नाम के अलग अलग फाइल स्ट्रीम यूज हो रहे हैं, जैसे कि आयो स्ट्रीम, आयो मैनी बार, एफ स्ट्रीम. ओके, फाइल स्ट्रीम रहेगा तो एफ स्ट्रीम वगैरह हेडर फाइल्स वहाँ पे यूज होते हैं. लास्ट में मैंने बोला था ये नेम स्पेस के बारे में. ओके, सो नेम स्पेस क्या होता है? इट्स अ न्यू कंसेप्ट इंट्रोड्यूस बाय द ANSI C++ standard committee. So this define the scope for the identifiers that are used in the program. For using this identifier defined in the namespace scope, we must include the using directory, like using namespace std. So here std is a namespace where the standard class libraries are defined. So all these program, C++ program must include this directive. So this will bring all the identifier defined in the std to the current global state scope. So using namespace are the new keywords of C++. We are discussing these details in the next lectures. Okay. Then सर जो आपने इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बताए ना फर्स्ट चैप्टर के, बताइए ना फिर से. हाँ, जस्ट होल्ड ऑन, मेरे को ये लास्ट वाला खत्म होने दो, रिटर्न वाला कीवर्ड से रिलेटेड मैं आपको बताता हूँ. So in the return type of main in C++, main return an integer type value to the operating system. Therefore, every main in C++ should end with the return 0 statement. So otherwise the warning of an error might occur. Okay, return 0 नहीं रहेगा तो वो error show करेगा. So since main return an integer type, value return type for a main is explicitly specified as a integer. Okay, तो integer main रहेगा तो हम लोग उसको return कर सकते हैं. Okay, return 0. So note that the default return type for all the function in C++ is integer. So this diagram will this program will show the main function with the integer data type. Okay, और without main रहेगा तो रिटर्न आपका वार्निंग शो करेगा, इंटीजर नहीं रहेगा तो आपको वार्निंग देगा रिटर्न वाला कीवर्ड. ठीक है, so this is all about the C++ code, basic code and basic structure of a C++ program. In the next lectures हम लोग उसके बारे में मोर स्टेटमेंट देखेंगे अबाउट द C++ वेरिएबल्स, इनपुट ऑपरेटर, आउटपुट ऑपरेटर, कैस्केडिंग आईओ ऑपरेटर्स. एक एग्जांपल देखेंगे स्ट्रक्चर क्या रहेगा. स्ट्रक्चर कैसे होता है कि जिसमें हम लोग फर्स्ट पार्ट होता है इंक्लूड फाइल, सेकंड पार्ट होता है क्लास डिक्लेरेशन, थर्ड होता है मेंबर फंक्शन डेफिनेशन एंड द फोर्थ होता है मेन फंक्शन प्रोग्राम. तो ये 4 पार्ट में डिवाइड होता है स्ट्रक्चर ऑफ अ C++ प्रोग्राम. तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इसको और एक बार स्टडी करेंगे. हाँ, so I will discuss about the important question. हाँ, इसमें 3 क्वेश्चन बहुत सारे इंपॉर्टेंस होते हैं. लाइक फर्स्ट वन इज द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड. डिफरेंस क्या होता है उप्स एंड प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का डिफरेंस, जो 10 मार्क्स के लिए आ सकता है. देन व्हाई नीड ऑफ ऑब्जेक्ट प्रोग्रामिंग का क्यों जरूरत है, ये एक क्वेश्चन आ सकता है 5 मार्क्स के लिए. ओके, देन last one is the benefits of OOPS, advantages of OOPS, then feature characteristic of procedure oriented programming language. Okay, ये एक important question है. टोटल 4 क्वेश्चन. ओके, तो एक बेनिफिट ऑफ OOPS आता है, then application of OOPS आता है, सेकंड important क्वेश्चन, थर्ड important क्वेश्चन डिफरेंस आता है. ओके, एंड फोर्थ आता है लाइक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, वो एक है फोर्थ वाला. तो टोटल 4 क्वेश्चन आर इंपॉर्टेंट फ्रॉम दिस फर्स्ट चैप्टर्स. देखो ये 10 पॉइंट्स है, तो टोटल 10 पॉइंट्स लिखेंगे तो 10 मार्क्स मिलेंगे आपको. ओके, इन केस ऑफ डिफरेंस नहीं आया तो एटलीस्ट आपको कोई भी राइट शॉर्ट नोट आ गया प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, तो आप इसके पॉइंट्स लिख सकते हो. तो आपको एक ये पूरा टेबल करने के बाद आपके 2-3 क्वेश्चन का आंसर आप लिख सकते हो आराम से. ठीक है, किसी कोई डाउट है फ्रॉम दिस चैप्टर्स? तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मेथोडोलॉजी अपना फर्स्ट चैप्टर्स.
आज कंप्लीट हो गया है, ठीक है। इन द नेक्स्ट लेक्चर्स वी विल स्टार्ट दिस एप्लीकेशन, प्रिंसिपल ऑफ OOPS, दैट इज उसमें ऑब्जेक्ट क्लासेस, डेटा एब्स्ट्रैक्शन, एनकैप्सुलेशन, ओके। जो इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में स्टडी करने वाले हैं। ये सारे क्वेश्चन 10 मार्क्स के लिए आ सकते हैं, 5 to 10 मार्क्स के लिए। राइट शॉर्ट नोट आ गया तो पॉलीमॉर्फिज्म, डायनामिक बाइंडिंग, डेटा एनकैप्सुलेशन, मैसेज पासिंग, इसके लिए भी आपको पूछा जा सकता है। यस, किसी को डाउट रहेगा तो दे कैन आस्क, अदरवाइज वी विल स्टॉप हियर। मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे ये जो PDF कॉपी है वो शेयर करता हूँ। इसके लिए आपको बुक्स कौन से रेफर करने हैं, रेफरेंस बुक, ये तो स्टडी मटेरियल आप यूज कर सकते हो, ओके। पूरा डिटेल्स की स्टडी करना है आपको, अच्छे से प्रॉपर से स्टडी करना है तो बालागुरु स्वामी इज ऑल्सो द बेस्ट बुक एज अ रेफरेंस बुक से। एक इम्पोर्टेंट बुक है ई बालागुरु स्वामी, ओके। तो इसमें ऑलमोस्ट सारे इम्पोर्टेंट कंसेप्ट कवर होते हैं। जो आपका जो स्टडी मटेरियल का जो फर्स्ट चैप्टर्स है, तो दैट्स ऑल द कंटेंट इज फ्रॉम द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड C++, ये बुक से है। तो यू कैन यू कैन डाउनलोड द PDF, मेरे पास PDF भी है, तो मैं भी वो भी आपको शेयर करता हूँ टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है। आई विल शेयर दैट 2 PDF टू यू इन ऑन टेलीग्राम चैनल्स, ओके। सो हम लोग यहाँ पे स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर आपका कल ही होने वाला है, विल स्टार्ट फ्रॉम द सेकंड वन, ओके। थैंक यू एवरीवन।